नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पहुंचे हरियाणा राजभवन। मुख्यमंत्री मनोहर और उप मुख्यमंत्री चौटाला ने पुष्पगुच्छ देकर किया अभिवादन। भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा को हरियाणा ने दिल्ली पुलिस को सौंपा। भाजपा नेता तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सुबह से जारी सियासी पड़ाव। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटी ने जीता स्वर्ण पदक। गांव हरसोला में पूनम ढुल को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ आए देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हरियाणा राजभवन पहुंचे, जहां हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल सहित मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ चर्चा भी की। इससे पहले नायडू पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के 69वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे। वहां पर बता दें कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पंजाब विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं, इसलिए विशेष अतिथि के नाते विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उन्होंने करीब 1128 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह को पद ग्रहण करने पर बधाई देते हुए कहा कि वे कमजोर होती कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाएंगे और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। दरअसल वे टोहाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को टैब वितरण कार्यक्रम में देने पहुंचे थे और इस दौरान बराला ने पंचायत चुनाव को मंजूरी मिलने पर कहा कि वे इस दौरान पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को बधाई देते हैं। बता दें कि सीएम मनोहर लाल द्वारा चलाई गई योजना के तहत टोहाना के राजकीय स्कूल में भी टैब वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर 383 बच्चों को टैब वितरित किए गए। लेकर के आई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसको देश के अंदर सर्वप्रथम हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फैसला हुआ कि हमारे जो 10वीं से लेकर के 12वीं के बच्चों में प्रथम चरण में 5 लाख टैब वितरित किए जाएं और भविष्य में जैसा आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि 9वीं क्लास के बच्चों को भी टैब आगे दिए जाएंगे, ताकि जो डिजिटल माध्यम है उनके द्वारा हमारे बच्चे नए तरीके की नई शिक्षा ग्रहण करके और पूरी दुनिया के जो छात्र हैं उनसे मुकाबला कर सके। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के 119 स्थानों पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 119 स्कूलों में प्रत्यक्ष टैब बांटे गए इसी प्रकार से, और रोहतक में मुख्यमंत्री जी ने टैब बांटने का काम किया। बताया हरियाणा प्रदेश में टोटल 5 लाख टैब दिए जाएंगे, जिनमें से 3 लाख का वितरण आज किया जाएगा। सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, देखिए मैं इस अवसर पर उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत शुभकामना देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि वो जिस प्रकार से कांग्रेस एक मजबूत पार्टी देश और प्रदेश के अंदर हुई थी, उसका क्षरण होता जा रहा है, वो कमज़ोर होती जा रही है, वो टूटती जा रही है, उसको बचाने में वो कामयाब अपने आप को भी करें, अपनी टीम को लेकर के वो इसको मजबूत करें। शुभकामना मैं उनको देना चाहूँगा। कोर्ट ने पंचायती राज का जो चुनाव है उसके लिए आदेश किया है कि सरकार ने जो नए नियम बनाए उसके तहत पंचायती राज का चुनाव हो, और मैं समझता हूँ बहुत समय से पहले कोरोना के कारण से और फिर कोर्ट केस के कारण से चुनाव होने में जो देरी हो रही थी वो देरी अब समाप्त हो गई है। और मैं जो भी लोग इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे, क्योंकि सरकार के विभाग ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं, उनको मैं बधाई भी देना चाहूँगा। कलायतनगर के कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हरियाणा सरकार की ई अधिगम शिक्षा नीति के अंतर्गत रंग टैबलेट के संघ का छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों ने रंगों के पर्व होली की भांति स्वागत किया, जिसके तहत सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच और कुशल प्रयासों के चलते हरियाणा में दशकों से चली आ रही ब्लैक बोर्ड, स्लेट फट्टी और तख्ती और रफ कॉपी की शिक्षा परंपरा को बदलते हुए डिजिटल शिक्षा नीति की चौखट पर कदम रखा है। शिक्षा के नए युग की खुशी छात्राओं ने लोकगीतों के माध्यम से जाहिर की। देश के पहले राज्य के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक से इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी मनाया गया। इस उपलक्ष्य में खंड स्तर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
खंड है जो कलायत खंड में कितनी बच्चियों को आज, कितनी बेटियों को आज ये सौगात मिले? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के 69 जो जन्मदिवस है उसके उपलक्ष्य में एक महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया है और खंड स्तर पर इसका, वैसे तो सभी जिला स्तर पर और खंड स्तर पर भी इसका शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ में सरकार ने एक एक विद्यालय को चुना है और इस हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे खंड कलायत से गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत को चुना है। इसमें आज हमने 244 कन्याओं को जो 10वीं और 12वीं में इसी स्तर में पठन कार्य कर रही हैं उसमें उनको दिया गया है और 29 अध्यापकों को भी ये टैबलेट दिया गया है। इनमें थोड़ा सा एक एक्टिवेशन की समस्या थी कि जो अभी एक्टिवेशन जो जियो या एयरटेल के साथ सरकार का एजेंसी के साथ जो टाई अप है वो पूरा नहीं हो पाया है और 1-2 दिन के अंदर ये सभी बच्चों को पूर्ण रूप से अधिगम जो प्लेटफॉर्म है बच्चों को मिल जाएगा। ये सब कैसे जो विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए कैसे उपयोगी कैसे साबित होगा, किस तरह की विधि होगी? ये एक टोटली लर्निंग बेस्ड टैबलेट होगा। इसमें आप अन्य एक्टिविटी नहीं कर सकते, जैसे आप गेम है या कोई और चीज़ें हैं जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते। इसमें बच्चे केवल पठन पाठन का और अध्यापकों के साथ इंटरेक्शन का कार्य ही कर सकते हैं और इसमें एक PAL पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग एक एप्लीकेशन है जिसका डेटाबेस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास जाता है कि किसी बच्चे ने आज कितना स्टडी किया है, उसका टीचर्स ने कितना उसको फीडबैक किया है। ये सब चीज़ें डैशबोर्ड के माध्यम से बच्चों को भी पता चलती रहेगी, टीचर्स को भी पता चलती रहेगी और डिपार्टमेंट को भी पता चलता रहेगा। पाईगांव हरसोला में पूनम ढोल को खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर पूर्व विद्यार्थी परिषद की ओर से सम्मानित किया गया। पूनम के बड़े भाई सोनू भी पहले बॉक्सिंग खिलाड़ी रहे हैं, जिनसे प्रेरित होकर पूनम ने खेलना शुरू किया। बता दें कि पूनम ढोल के खेल को देखते हुए उनके भाई सोनू ने खेलना छोड़ दिया और पिता के साथ घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ड्राइवर बन गए। वहीं पूनम ने अपने भाई सोनू के विश्वास को कायम रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने का सपना पूरा किया। भाजपा नेता तेजेंद्र पाल बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सुबह से ही सियासी पारा काफी था। हरियाणा पुलिस ने अब बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस के कहने पर हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के काफिले को रोका था और पंजाब पुलिस ने शुक्रवार तड़के बग्गा को गिरफ्तार किया था और इन्हें मोहाली ले जाया जा रहा था। बग्गा के पिता ने दिल्ली में पंजाब पुलिस के खिलाफ मारपीट और अपने बेटे के अपहरण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। पंजाब पुलिस पर दिल्ली में अपहरण की FIR दर्ज हो गई है और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस को फोन कर पंजाब पुलिस का काफिला रोकने को कहा और बग्गा को अपने पास रखने को कहा गया। हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस को रोका और बग्गा को उनसे छुड़वाया। बता दें कि मोहाली पुलिस ने तेजेंद्र के खिलाफ साइबर सेल में मामला दर्ज किया था और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। मामले पर राजनीति जमकर हो रही है। भाजपा नेताओं ने पंजाब की भगवंत मान सरकार और केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये लोग पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुंडरी में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि प्रदेश में राज करने वाली सरकार नहीं बल्कि लुटेरों का गिरोह है, जो प्रदेश की जनता की खून पसीने की कमाई को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। चौटाला पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि वालिया के भाई के देहांत पर शोक प्रकट करने के लिए पहुंचे हुए थे और PWD विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौटाला ने कहा कि 2005 में जब उन्होंने सत्ता छोड़ी थी तो उस समय देश के खजाने में 2000 करोड़ रुपए थे। अब वर्तमान सरकार के सिर पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। प्रदेश में पैदा होने वाला बच्चा हजारों रुपए कर्ज लेकर पैदा होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान बर्बादी के कगार पर है। किसान की फसल को सरकार खरीदने में आनाकानी करती है और किसानों की आय को दोगुना करने वाली सरकार के दावे जमीनी स्तर पर बिल्कुल फेल हो रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने और भी कई मुद्दों को लेकर मौजूदा सरकार पर खूब हमला बोला। बिजली कटौती बहुत चल रही है आजकल हरियाणा में, पूरे मेट्रो सिटी पूरे देश में, उसको लेके क्या कुछ कहोगे आप? किस चीज़ के लिए कहूँ मैं आपको? इसकी नहीं और कौन सी सुविधा है? ऐसे कौन से हालात हैं जो सरकार की तरफ से लोगों को सुविधा मिलती हो? मैंने अभी तो बताया आपको कि हम लोगों की मूलभूत ज़रूरियात पूरी करने के पक्षधर हैं। अतीत में
जब लोगों के सहयोग और समर्थन से हमारी सरकार बनी थी तो हमने लोगों की सुविधा के लिए अच्छे काम किए थे या नहीं किए थे, आपसे ही पूछ रहा हूँ। अगर हमने अतीत में अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे करेंगे। चौटाला साहब भविष्य में इलेक्शन लड़ सकते हैं? आप इलेक्शन लड़ सकते हो भविष्य में? ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये तो मेरी पार्टी तय करेगी कि किस क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ेगा। मौजूदा सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई सरकार तो हो तो उसका मैं जिक्र करूं। ये तो सरकार नहीं है, लुटेरों का एक गिरोह है। बदकिस्मती इस प्रदेश की ये है कि ऐसे लोगों के हाथ में सरकार आ गई। मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं कि 2005 में हमारी सरकार गई थी, और जब हमारी सरकार गई थी तो सरकार के खजाने में हमने 200 करोड़ से भी 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया छोड़ा था। और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर पर 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा उसके सर के ऊपर हज़ारों करोड़ का कर्जा होगा। आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप उनसे पूछना, लोग भी पूछेंगे जब वो चुनाव में आएंगे कि ये कर्जा किस बात का है। फरीदाबाद के मौजपुर इलाके में केजीपी हाईवे पर बाइक पर सवार होकर जा रहे दंपत्ति की बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते पिता और 9 महीने की बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में पत्नी को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसका बादशाह खान अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे एम्बुलेंस के ड्राइवर जयप्रकाश पोसवाल ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के भी आरोप लगाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश पोसवाल है। जयप्रकाश जी, एक्सीडेंट हुआ है, आप एक्सीडेंट पीड़ित को लेकर आए, कहाँ की घटना है, कैसे हुआ? ये मौजपुर टोल प्लाजा केजीपी पे जी से पलवल साइड में 5 किलोमीटर पलवल की साइड चलते, जहाँ पे बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। तो कौन सी बाइक पर थे, कहाँ जा रहे थे, कुछ पता चला? ऐसा तो कुछ नहीं पता चला, हमको तो तेज पता मिला, उठाया, चल दिया। तो हॉस्पिटल लेके आए हैं, और कितनी देर हो गई आपको? कितनी देर हुई आपको? तभी हमने पहले जो पास हॉस्पिटल पड़ता है उसमें लेके गए, उसके बाद जान बच जाए। वहाँ पे हमने उसको दिखाया, इसने लगा पर मत घोषित कर दिया, एरिया बीच में लेके आया। अभी क्या हमको आए हुए आधे घंटा हो गया। तो क्या डॉक्टर ने कोई उपचार दिया है? हमने थाना इंचार्ज से बात करवा दी, कोई आ ही नहीं रहा। कोई आ ही नहीं रहा बाहर यहाँ पर? नहीं आ रहा। कौन है एक्सपायर भी हुए हैं? उनका नाम रणजीत है। तो बच्चे कितने साल के है? वो छोटे? 2.5-3 साल की है। तो बच्चे भी एक्सपायर हो गए? बच्चे तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे, बीच में खत्म हो गए। तो क्या डॉक्टर की लापरवाही नहीं देखी जा रही है? इतनी देर आप बहुत देर हो गई सर, पहली बार नहीं है, आते हैं ना, हमको ऐसे ही करना पड़ता है। कौन सा हॉस्पिटल है? ये पीके हॉस्पिटल है। ठीक है। तो आधे घंटे से आप खड़े, कोई नहीं आया? मैंने बात भी करवा दी, आज नहीं रहेगा। पुलिस को सूचना करिए? पुलिस की सूचना कर दी, पुलिस वाले टीका मार रहे। ठीक है। निसिंग के गांव बस्तिली के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा पाने के लिए आने वाले विद्यार्थियों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्कूल स्टाफ ने बताया कि विद्यालय के मुख्य द्वार पर 2 साल से ओवरफ्लो तालाब का गंदा पानी खड़ा हुआ है और ग्राउंड के अंदर भी पानी घुस गया है। उन्होंने कहा कि छात्राओं के आने के जाने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है। छात्राओं को स्कूल आते जाते समय इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है और इसी के चलते स्कूल प्रशासन ने सरकार से इस समस्या से निजात पाने की गुहार लगाई है। थोड़ा पानी का निकासी का प्रबंध हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन कुछ नहीं हो पाया है और ये बार बार समस्या ही आ जाती है। जैसे ही ओवरफ्लो होता है जोड़, तो उससे क्या करते हैं आसपास के जो ग्रामीण हैं वो उसको स्कूल की तरफ काट देते हैं उस पानी को, और ये एक यानी कि लगातार बने रहने वाली समस्या है और इसका यानी कि कोई परमानेंट इलाज जब तक नहीं होता तो तब तक यानी कि ये समस्या रहेगी। तो मेरा ये प्रशासन से दरख्वास्त है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इसकी समस्या का हल किया जाए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।